हे गाइस, वेलकम टू एस्पिरेंट अप्रोच। गाइस, आज हम लोग डील करेंगे करंट अफेयर को जो 69 बीपीएससी के टारगेट के अकॉर्डिंग होगा। तो गाइस, करंट का क्या स्ट्रेटेजी है, करंट को कैसे हम लोग डील करेंगे, तो आइए एक बार उसको देख लेते हैं। देखिए, तो करंट को गाइस हम लोग डील करेंगे, हम लोग करंट को लेंगे सितंबर 2022 से अगस्त 2023 तक लेंगे। ठीक है गाइस, तो किस प्रकार से हम लोग इसको पढ़ेंगे उसको एक बार देख लेते हैं। कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग वन डे में हम लोग डीपली ही पढ़ेंगे। ये नहीं कि जो इम्पोर्टेंट टाइप का है उसको नहीं, डीपली जो पर डे जो कंटेंट आता है उसी कंटेंट को हम लोग डील करेंगे। और एक डे में हम लोग 3 डे का पढ़ेंगे। तो एक डे में अगर 3 डे का पढ़ते हैं तो 10 दिन में एक मंथ का कंप्लीट हो जाता है, 1 मंथ का कंप्लीट हो जाता है। और 1 मंथ में 3 मंथ का हो जाएगा। अगर 30 डे का हम लोग अप्रोक्स डे लेके चले तो 1 मंथ में 3 मंथ का कंप्लीट हो जाएगा। और हमारे पास अभी जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो हम लोग ले दे के 3 महीना हम 3 मंथ का टारगेट लेके चलते हैं। और सितंबर का 10 दिन, उसके बाद जो उसका 20 दिन बचेगा या 20 दिन, उस 20 दिन हम लोग सिर्फ सेट लगाएंगे, प्रीवियस सेट और सिर्फ एमसीक्यू मतलब सेट लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग 3 मंथ और 10 दिन का टारगेट लेके चलते हैं गाइस। तो देखिए, टोटल यहाँ पे हो गया 11 मंथ का हम लोग को पढ़ना है करंट। ठीक है, तो अगर 1 मंथ में 3 मंथ का कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास 3 मंथ है, यानी हम लोग को 9 मंथ का कंप्लीट हो जाएगा 3 मंथ में। और बचा 10 दिन सितंबर का, तो 10 दिन में 1 मंथ का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हो गया 10 मंथ, बचा 1 मंथ। तो 1 मंथ को गाइस हम उसी सेट में दे के कवर कर देंगे। जो सेट 20 डे का सेट जो हम लाएंगे, उस सेट में ही किसी मंथ का या किसी मंथ का हम लोग कवर कर देंगे। तो अभी गाइस हम लोग जनवरी से स्टार्ट करेंगे, जनवरी से रनिंग पीरियड तक आ जाते हैं। जनवरी से स्टार्ट करेंगे और रनिंग पीरियड तक आ जाएंगे जो अभी का करंट चल रहा है पर डे के हिसाब से। उसके बाद जनवरी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके पीछे का जो दिसंबर से लेकर सितंबर तक का पीरियड है उसको हम लोग देखेंगे। तो 3 दिन का ना लेके 4 दिन का ले लेंगे, लेकिन अभी का स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हम लोग पर डे एक दिन में 3 दिन का करंट लेंगे। और ये जो भी करंट होगा गाइस, ये सारा ऑथेंटिक करंट और सारे ऑथेंटिक सोर्स का ये करंट आपको एक इंक्लूड समायोजित करके आपको मिलेगा। और आप इस बात के लिए निश्चित रहिए कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये जो सारे इंस्टीट्यूट है, ये जो सारे सोर्स है, वो अपने अपने लेवल पे दावा करते हैं कि ये मेरे इंस्टीट्यूट से, मेरे क्लास से, मेरे चैनल से इतना लड़ा। तो मैं 3-4 जो ऐसे कहते हैं उनका सारा का कंटेंट को देखा और ये भी देखा कि हाँ वो शायद वो रियल ही कह रहे हैं। तो इस वजह से मैंने सबको मिला के एक कंटेंट आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। और जो मेरे फ्रेंड इस बार 69 बीपीएससी में अपीयर होना चाहते हैं वो मेरे चैनल को जरूर से ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे आपको बीपीएससी का फुल सिलेबस एवरीथिंग का मिल जाएगा। ठीक है, तो आप डेली बेसिस पे जरूर मेरे साथ प्रैक्टिस करें, मेरे साथ पढ़ें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जनवरी से करंट गाइस। तो देखिए, जनवरी से पहला करंट हमारे सामने है कि कैप्टन शिवा चौहान जो है फर्स्ट लेडी हैं, फर्स्ट लेडी, भारत की पहली बेटी जिन्होंने यह कार्य कर दिखाया है। उन्हें सियाचिन ग्लेशियर में नियुक्त किया गया है। सियाचिन वही देखिए गाइस, सिनॉप्सिस ड्रॉ करने का तरीका आप सीख लीजिए। आप बहुत बड़े स्टोरी को भी आप एक छोटे से कंटेंट, एक छोटे से कुछ चंद वर्ड में आप उसको इंक्लूड कर लेंगे। कीवर्ड निकालने का आप सीखिए, कीवर्ड किस प्रकार से निकाला जाता है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे कैप्टन शिवा चौहान पे ही सारी बातें केंद्रित हैं, तो ये इस पूरे पैराग्राफ का, इस पूरे इवेंट का जो मेन टॉपिक है वो शिवा चौहान है। तो शिवा चौहान ये हमारी होगी मेन पॉइंट। अब की पॉइंट इनसे रिलेट करके आएगा कि ये जो शिवा चौहान है ये फर्स्ट टाइम नियुक्त हुई हैं लेडी, कहाँ, सियाचिन ग्लेशियर में। अब सियाचिन ग्लेशियर यही है जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल माना जाता है। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर कहा जाता है। और इसके लोकेशन की बात करेगा इस, तो आप काराकोरम रेंज के पूर्वी काराकोरम में आप जाइएगा, वही ट्रांस हिमालय में जो आता है, ट्रांस हिमालय का जो भाग है काराकोरम, उसी काराकोरम के आप पूर्वी काराकोरम में आपको मिलेगा क्या,
सियाचिन ग्लेशियर, जहां का तापमान कहां तक पहुंच जाता है, -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं पे भारत की पहली वीर बेटी कह सकते हैं जो कैप्टन शिवा चौहान है वहां पे नियुक्त हुई हैं। और ये कैप्टन शिवा चौहान किस पोस्ट पे थी इंडियन आर्मी में, तो इंडियन आर्मी के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स, इंडियन आर्मी का एक ब्रांच है फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स, इसी फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की कैप्टन थी जो नियुक्त हुई हैं अभी सियाचिन ग्लेशियर में। ये अपनी वीर बेटी, या इन्हें झांसी की रानी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ जहां पे कोई चीज सूख जाता है वहीं पे ये खिल के दिखा रही हैं। ठीक है, ठंड के मारे वो जकड़ जाता है, वहीं पे ये अकड़ के दिखा रही हैं। ये हमारी वीर बेटी जिनका नाम है शिवा चौहान। और ये शिवा चौहान फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की कैप्टन हैं इंडियन आर्मी की। लेकिन ये जब अभी गई है कहां पे, सियाचिन ग्लेशियर में, तो ये सियाचिन ग्लेशियर में कुमार पोस्ट पर ये काबिज हुई हैं। जैसे उस रेंज में सियाचिन ग्लेशियर में ऊंचाई के हिसाब से पोस्ट होगा या फिर कोई कुछ भी होगा, तो उस एरिया में ये कुमार पोस्ट पद पर नियुक्त हुई है। ठीक है गाइस, और ये जो फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स है वो कारगिल, लेह और सियाचिन की रक्षा करता है। तो ये इंडियन आर्मी की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स से रिलेटेड थी, पर अभी सियाचिन ग्लेशियर में किस पोस्ट पे है, कुमार पोस्ट पे है। ठीक है गाइस, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे यहाँ तक। ठीक है, यह है सिनॉप्सिस ड्रा करने का तरीका कि कैप्टन। अब माइंड को एक बार आंख बंद कीजिए और देखिए कि आप इंफॉर्मेशन, आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है इस कंटेंट से रिलेटेड। तो कैप्टन शिवा चौहान फर्स्ट लेडी हैं जो सियाचिन ग्लेशियर में नियुक्त हुई हैं। सियाचिन ग्लेशियर के बगल में मैंने -60 लिखा था, हाँ, तो -60 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान पहुंच जाता है। और आपसे बोलेगा कि बताइए ये सियाचिन ग्लेशियर का स्थिति क्या है। सियाचिन ग्लेशियर पूर्वी काराकोरम, ट्रांस हिमालय, ट्रांस लद्दाख, जास्कर और काराकोरम में जो पूर्वी काराकोरम है उसमें है अपना सियाचिन ग्लेशियर। अब सियाचिन ग्लेशियर का बात आ गया तो देखिए सियाचिन ग्लेशियर के एक साइड है अक्साई चीन, एक साइड है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, एक साइड है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक साइड है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ये किस कॉर्प्स से है इंडियन आर्मी की, तो फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स। इसका कार्य क्या है, कारगिल, लेह और सियाचिन की रक्षा करना है। इसी कॉर्प्स से गई हैं अभी ये नियुक्त हुए हैं कुमार पोस्ट पे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ जाते हैं। और एक बात और कि इसी सियाचिन ग्लेशियर में अभी तक कोई भी इंटरनेट सर्विस नहीं था। 18 सितंबर 2022 को इंडियन आर्मी ने सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस, इंटरनेट सर्विस शुरुआत किया था यहाँ पे। तो ये इससे रिलेटेड करंट का ही घटना लिया जा सकता है कि फर्स्ट टाइम सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस की शुरुआत सियाचिन ग्लेशियर में की गई थी। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इंडियन आर्मी ने भारत का फर्स्ट 3D प्रिंटेड 2 मंजिला आवास बनाया है अहमदाबाद में। अब ये 3D प्रिंटेड क्या होता है इसको समझिए। देखिए आप जो प्रिंटर देखे होंगे तो प्रिंटर में जब प्रिंटिंग होता है तो जो उसका अंदर का कर्सर होता है इस प्रकार से चलता है, लेयर बाय लेयर। तो ये जो है ईटा का जोड़ाई ना, मतलब कुछ जोड़ाई नहीं, सीमेंट और जो भी चीज है कंक्रीट वगैरह का मिक्सचर करके लेयर बाय लेयर करके 3D मतलब प्रिंटर के हिसाब से, प्रिंटर का जो होता है प्रिंटिंग, उस हिसाब से इस घर को निर्मित किया गया है। और इस घर की बुनियाद लोहे से दी जाती है, इसके पिलर, और बाकी जो दीवारें हैं वो प्रिंटेड, यानी ये जो मशीन है उसे, मतलब इसमें कोई भी ईटा नहीं होगा, कोई भी ये नहीं होगा। इस प्रकार से इस घर को बनाया गया है जिसे 3D प्रिंटेड घर कहा जाता है। इस प्रिंटेड को इंडियन आर्मी की एक शाखा जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के नाम जाती है, इंजीनियरिंग सर्विस के नाम से जानी जाती है, उसने बनाया है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ जाते हैं, आगे का करंट देखते हैं। तो देखिए आगे करंट बिहार से। आपको गाइस बता दें कि यहाँ पे सारे BPSC फुल BPSC टारगेट है, आपको अलग से कहीं पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम अपना पूरा प्रयास करेंगे गाइस कि आपको हर चीज मैं प्रोवाइड करवा दूं। तो देखिए GST प्रतिशत वृद्धि राजस्व के मामले में, GST प्रतिशत वृद्धि राजस्व के मामले में बिहार जो है फर्स्ट है। देखिए GST का जब कलेक्शन हुआ ईयरली, तो उस कलेक्शन में बिहार ने 36% पिछले कलेक्शन के मामले में सबसे ज्यादा दिया। जितना कलेक्शन हुआ, GST से जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ, उस जनरेट में बिहार ने 36% ज्यादा योगदान किया पिछले रेवेन्यू के अपेक्षा में। तो GST वृद्धि राजस्व का मामला में कौन फर्स्ट है, बिहार। GST का एनुअल कलेक्शन में 15% का इंक्रीज हुआ, पूरे भारत में 15% का इंक्रीज हुआ। ये इंक्रीज 1.49 लाख करोड़ है, और इस 1.49 लाख करोड़ में
बिहार ने अपने पिछले राजस्व के मामला में 36% जो बिहार भारत में सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया है जीएसटी से बिहार ने किया है। ठीक है, ये दिसंबर 2022 का इवेंट है गाइस। ठीक है, ये जनवरी में प्रकाशित हुआ था, तो सबसे ज्यादा है, इस वजह से ये मे भी क्वेश्चन आ सकता है हमारे एग्जाम में। ठीक है गाइस, आगे बढ़ जाते हैं। सिनॉप्सिस ड्रा करने का आप तरीका देखते चलिएगा गाइस। अमित शाह न्यू दिल्ली प्रहरी ऐप। अमित शाह ने न्यू दिल्ली में प्रहरी ऐप लॉन्च किया, और ये प्रहरी ऐप किसके लिए है? बीएसएफ से संबंधित है। अभी इतना आपको क्लियर हो गया, अमित शाह ने न्यू दिल्ली में प्रहरी ऐप लॉन्च किया, ये प्रहरी ऐप बीएसएफ से संबंधित है, और ये किस इंटेंशन पे बेस्ड है गाइस? तो देखिए, ये सैनिकों का, बीएसएफ के सैनिकों का पर्सनल और सर्विस रिलेटेड, यानी व्यक्तिगत तो सर्विस रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखेगा ये प्रहरी ऐप। और यही प्रहरी ऐप, इसके अलावा ये आवास, अवकाश और आयुष्मान जो इनके हेल्थ संबंधित सीएपीएफ है, उसकी ये संबंधित रिलेटेड जानकारी भी रखेगा पर सैनिक का। ठीक है, और ये जो प्रहरी ऐप है ये बीएसएफ को होम मिनिस्ट्री के पोर्टल से ऐड करेगा, यही प्रहरी ऐप। तो 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है कि ये प्रहरी ऐप का उद्घाटन किया है अमित शाह जी ने दिल्ली में किया है। ये प्रहरी ऐप क्या करेगा कि सैनिकों के अवकाश, आवास संबंधित जानकारियां रखेगा, और सैनिकों का ये आप कह सकते हैं पर्सनल और सर्विस रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी रखेगा। ठीक है, पर्सनल और सर्विस रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी रखेगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है समाधान यात्रा। समाधान कर देंगे सर, कौन? नीतीश कुमार सर जी एक समाधान यात्रा का शुरुआत किए थे। इस समाधान यात्रा का शुरुआत बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया शहर से आप कह सकते हुआ था। तो ये समाधान यात्रा का मोटिव क्या था, इंटेंशन क्या था? तो गाइज, यह समाधान यात्रा में, इस समाधान यात्रा में नीतीश कुमार कहना था हम लोगों का समस्याओं को जानेंगे, और मैंने जो पूर्व में जो भी काम, जो भी योजनाएं शुरुआत की है भिन्न भिन्न जगहों पे, उसको देखेंगे कि वो कितनी कारगर है, वो कहां तक सक्सेस हुई है, और अगर वो विफल हो रही हैं तो उनकी विफलता का कारण क्या है। इन सब चीजों को जानने के लिए समाधान यात्रा, लोगों की समस्याएं फर्स्ट है, लोगों की समस्याएं प्लस में पूर्व नियोजित जो पूर्व काम है उसका जो मतलब देखना है कि कहां तक ये सक्सेस हुआ, इसको देखने के लिए समाधान यात्रा की शुरुआत की थी। और इस यात्रा में इन्होंने कोई भाषण नहीं देने का बात कहा था, इसमें कोई भाषण नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं गाइस। देखिए, मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ बने हैं अजीत कुमार सक्सेना जी। मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ बने हैं अजीत कुमार सक्सेना जी। ये जो है, ये कंपनी सरकारी मिनी रत्न कंपनी है, और इसका कार्य है मैग्नीज का उत्पादन करना। मैग्नीज स्टील को मजबूती प्रदान करने के लिए स्टील में मैग्नीज बनाया जाता है। तो गाइस, मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए? अजीत कुमार सक्सेना जी। देखिए गाइस, पिक्टोरियल फॉर्म को आप अप्लाई करना सीख लीजिए। पिक्चर को देखिए गाइस, मैं अभी आपको क्या प्रोवाइड करूंगा कि ये जो पीपीटी है इसका सारा विथ पिक्चर के साथ आपको प्रोवाइड करूंगा। आप जाइएगा जहां से आप निकलवाते हैं पीडीएफ, वहां से कहिएगा कि एक पीडीएफ में A4 साइज में आप 4 निकाल दीजिए, 4 पेज को एक में कर दीजिए और फिर निकाल दीजिए। और उसके बाद आप उसके बगल में, प्रत्येक पिक्चर के बगल में जो भी मैं आपको बात बोला हूं उसको माइंड में उस पिक्चर को देख के लाइएगा, और उस पर लिख के आप मेरे टेलीग्राम पे सेंड करिए। इससे आपका ये आप कह सकते हैं आपका मेमोरी बिल्डअप होगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ जाता है। अब देखिए, इजराइल के नए पीएम बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के नए पीएम बने हैं, वो 6 टाइम बने हैं। और ये बता देते हैं कि ये नेफ्ताली बेनेट को हटाकर ये पीएम बने हैं। कौन? बेंजामिन नेतन्याहू। 73 वर्षीय हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और यहाँ देखिए, ये 2021 में भी पीएम थे, लेकिन वहां उन्होंने बहुमत खो दिया था। बहुमत खोने का मूल कारण था कि ये घूसखोरी और धोखाधड़ी के केस में ये पकड़े गए थे और इन्होंने बहुमत खो दिया था। परंतु ये फिर से मतलब मुंह दिखाने के लायक नहीं थे। लेकिन ये कैसे फिर से चुनाव में खड़ा हुए? तो देखिए, इजरायली संसद ने एक कानून पास किया कि अगर किसी पे कोई आरोप लगा है और वो आरोप लगा तो है लेकिन उसे जेल की सजा नहीं हुई है, तो वो व्यक्ति फिर से संसद पद के लिए खड़ा हो सकता है। इसी एक्ट का, इसी आप कह सकते हैं कानून का लाभ उठाकर बेंजामिन नेतन्याहू फिर से खड़े हुए, और बहुत से पार्टियों के सहयोग से, गठबंधन से इन्होंने फिर से गवर्नमेंट बना ली। ठीक है गाइस, बेंजामिन नेतन्याहू
नए पीएम है इजराइल के। आगे बढ़ जाते हैं। भारत की 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ चली है? हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी। भारत की 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ चली है? हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी। और ये पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। जो भारत की 7वीं वंदे भारत है वो पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी चली है। और आपसे पूछेगा कि बताओ सबसे पहले वंदे भारत कहाँ चला था? तो न्यू दिल्ली से वाराणसी। वंदे भारत का स्पीड क्या है? वंदे भारत का स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर। और कमर्शियल स्पीड अगर कोई सामान ले जाने का कार्य करेगी तो 160 किलोमीटर पर आवर और 160 किलोमीटर पर आवर। और अगर टेस्ट का बात करें तो टेस्ट में 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चली थी। ठीक है गाइस, उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें क्लियर होंगी। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो ये करंट जो था ये ओर लिमिटेड से था, मतलब ओर सेक्टर में उत्पादन। तो अब पर मंथ का ये आता है। ये नवंबर मंथ का था। तो आप जब एग्जाम होगा उसके पहले एक मंथ का आप देख लीजिए कि ओर सेक्टर में कितना, और जो बुनियादी सेक्टर कहा जाता है जिसमें कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इस सेक्टर में कितनी पिछले वर्ष वृद्धि, पिछले मंथ में वृद्धि हुई है उसे आप देख के जाइएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं गाइस। यहाँ देखिए एयरफोर्स जो है अपना भारत का जो एयरफोर्स है, उस एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट है सुकोई 30 MK1। सुकोई 30 MK1 से ब्रह्मोस मिसाइल का एक एक्सटेंडेड वर्जन, मतलब उसका चौड़ा वर्जन आप कह सकते हैं या फिर एक्सटेंडेड रेंज वर्जन, न्यू वर्जन का परीक्षण किया गया है। किस एयरक्राफ्ट से? सुकोई 30 MK1 से ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन, एक न्यू वर्जन आया है। उस वर्जन का प्रशिक्षण किया गया है। कहाँ किया गया? बे ऑफ बंगाल में किया गया। ये देखिएगा इस कीवर्ड, ये देखिए सिनॉप्सिस। ठीक है, इस प्रकार से सिनॉप्सिस ड्रा कीजिए। और ये जो प्रशिक्षण किया गया है वो बे ऑफ बंगाल में एक जहाज को टारगेट बनाकर उस पे मतलब प्रशिक्षण किया गया है और वो टारगेट अचीव कर लिया गया है। उसने सही जगह पे जाके निशाने को मार गिराया। तो एक जहाज को भेद कर ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का प्रशिक्षण किया है अपनी सुकोई 30 MK1 एयरक्राफ्ट एयरफोर्स की। ठीक है, अब ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस के मॉस्कोस नदी से मिलकर इसका नाम दिया गया था ब्रह्मोस। ये अभी नेवी के पास भी है, एयरफोर्स, तीनों सेनाओं के पास ये है, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों के पास है। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। हवा की गति से तेज साउंड मतलब की गति से ये लाइट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को कहीं से भी आप छोड़ सकते हैं, पनडुब्बी से भी छोड़ सकते हैं, शिप से भी छोड़ सकते हैं, एयरक्राफ्ट से भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसे कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। इसकी रेंज की बात करें तो इसका रेंज है 290 किलोमीटर रेंज तक। और इसकी स्पीड की बात करें तो 2-3 मैक स्पीड यानी 2 या 3 यानी लगभग 25,000 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलेगा। और इसे पनडुब्बी से अगर आपको टेस्ट करना है तो 40 मीटर या 50 मीटर नीचे से आप इसका टेस्ट कर सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे आप पनडुब्बी से, शिप से, एयरक्राफ्ट कहीं से भी आप इसका प्रशिक्षण कर सकते हैं, छोड़ा जा सकता है। और इसकी रेंज है 290 किलोमीटर। स्पीड है 2 से 3 मैक स्पीड, लगभग 25,000 किलोमीटर पर घंटा। और पनडुब्बी से अगर टेस्ट करना है तो 40 या 50 किलोमीटर, आप 50 मीटर नीचे से आप इसका टेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए कौशत्य चटर्जी जो है, कौशत्य चटर्जी इंडिया के 78वें ग्रैंड मास्टर बने। देखिए ये जो ग्रैंड मास्टर जो टैग है वो ग्रैंड मास्टर टैग किसी ये कोई प्रतियोगिता का नाम नहीं है। ये कुछ पॉइंट्स और कुछ आप बोल सकते हैं कि चैलेंजेस को पूरा करना होता है। उस चैलेंजेस को अगर एक्वायर कर लेते हैं, आप उसको अचीव कर लेते हैं तो आपको ये टैग मिल जाता है ग्रैंड मास्टर का। तो भारत का 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं कौशत्य चटर्जी। और ये अपने 59वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप खेल रहे थे। तो उन्होंने उस जो ग्रैंड मास्टर बनने के लिए जो भी क्राइटेरिया है उसको पूरा कर लिया। तो उस ग्रैंड मास्टर बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है उसको देख लेते हैं कि 3 बार आपको ग्रैंड मास्टर नॉर्म जीतना पड़ेगा और 2500 आपको येलो पॉइंट की लाइव रेटिंग चाहिए। तो इन्होंने 59वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में ये दोनों चीजों को एक्वायर अचीव कर लिया। इस प्रकार से भारत के 78वें कौशत्य चटर्जी बिकम्स इंडिया 78 ग्रैंड मास्टर फ्रॉम वेस्ट बंगाल कोलकाता। ठीक है गाइस, कोलकाता से ये हैं। अब यहाँ देखिए सुजय लाल थाउसेन जो है सीआरपीएफ के
महानिदेशक हैं, उन्होंने बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभाव लिया है। सुजय लाल थाउसेन सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं और बीएसएफ का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार लिया है। और बीएसएफ के महानिदेशक थे पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह का पोस्ट ये इन्होंने उनका मतलब अतिरिक्त प्रभार लिया है, वो उन्होंने रिटायर हो चुके हैं, ठीक है। और अमित शाह ने कर्नाटक के देवनहल्ली से सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी है। अब ये सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या करता है, तो यह क्या करता है कि फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र में हेल्प करता है, ठीक है। और इससे फायदा किसको होगा, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, ठीक है। फोरेंसिक लैब आप देखे होंगे जब कोई अपराधी संबंधित या फिर जो आप सीआईडी वगैरह देखते होंगे तो फोरेंसिक लैब मिल जाता है ना, वो कि ये किसका ब्लड है, इसका हैंड फिंगरप्रिंट क्या है। इस प्रकार फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र में हेल्प के लिए सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है। और इससे लाभान्वित कहाँ किया गया, कर्नाटक में किया गया, कर्नाटक के देवनहल्ली में किया गया है। और इससे लाभ किसको किसको होगा, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, इसके पहले भी किया जा चुका है, उड़ीसा में किया जा चुका है, ठीक है। भिन्न भिन्न जगह पे 6-7 जगह पे किया जा चुका है। अब कर्नाटक में किया गया है सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन, अभी तो आधारशिला रखा गया। और पीएम मोदी ने वेस्ट बंगाल कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय स्वच्छता एवं सफाई ये आप इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है। और ये इन्होंने वर्चुअली किया है। और ये क्या करेगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय स्वच्छता एवं सफाई ये इंस्टीट्यूट क्या करेगा कि पेयजल की उपलब्ध कराएगा, पीने के जल को उपलब्ध कराएगा बंगाल में। और पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में ज्ञान और क्षमता को बढ़ाएगा। पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में ज्ञान और हेल्थ के क्षेत्र में ज्ञान और क्षमता को बढ़ाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं तो देखिए भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र का आधारशिला या फिर केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, बिहार के गया में स्थापित किया जाएगा। दलाई लामा ने इसका उद्घाटन किया, इसका आधारशिला रखा। और इन्होंने अपने इस भाषण में कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा धर्म सहिष्णु राष्ट्र है। मतलब यहाँ पे सारे धर्मों को वार्मली ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र, यहाँ पे आप एंशियंट तिब्बत, एंशियंट इंडिया के से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या नॉलेज ले सकते हैं, या फिर आप उससे मतलब यहाँ से आप गेन कर सकते हैं। और ये कहाँ स्थापित किया गया है, गया में स्थापित किया गया है। दलाई लामा ने इसका स्थापना किया, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, भारत जोड़ो यात्रा जिसको राहुल गांधी ने आरंभ किया था, वो बिहार के बांका जिले से। अब पूछेगा कि बिहार के किस जिले से भारत जोड़ो यात्रा को आरंभ किया गया, तो बांका जिले के मंदार सीट से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को बिहार के बांका जिले से हरी झंडी दिखाई है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो गंडक नदी पर भारत का सबसे लंबा नदी पुल बन रहा है बिहार में, गंडक नदी पे, जो नॉर्थ बिहार को यूपी से जोड़ेगा। और नॉर्थ बिहार में भी बात करें तो नॉर्थ बिहार के बेतिया के भरपटिया जगह को कुशीनगर के पडरना जगह से जोड़ेगा। और अगर आपको रोड का बात करें तो NH 727 727 को NH 730 से जोड़ेगा। इसकी लंबाई 11.24 किलोमीटर, यह देश का सबसे लंबा पुल होगा। गंडक नदी पर पुल बन रहा है, बिहार में बन रहा है, 11.2 किलोमीटर लंबा पुल है। किस उत्तर बिहार को यूपी से जोड़ेगा। उत्तर बिहार की बात करें तो बेतिया के भटपटिया को कुशीनगर के मडरना से जोड़ेगा। और NH 727 के NH 730 से ये जोड़ने का कार्य करेगा। आगे बढ़ जाते हैं तो गाइज ये था 1 से 3 जनवरी का करंट, और ये फुल्ली टारगेट है 69 बीपीएससी के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार आपको 10 दिन में जनवरी का करंट खत्म कर दिया जाएगा। और ये जो भी सोर्सेज है, ये 1 2 नहीं 3 सोर्सेज का ये आपको कंटेंट मिल रहा है। तो ये सारे आपको ऑथेंटिक कंटेंट है। आपको अगर अच्छा लगता है, मेरा मेहनत अच्छा लगता है, मेरे समझाने का तरीका अप्रोच अच्छा लगता है, तो गाइज कृपया करके सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।